सूरज की गर्मी के बढ़ने के साथ ही गांव धनुहा वासियों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रामपाल और उनकी पत्नी मधु देवी अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे, जबकि गांव में वही दोनों सबसे पहले उठते थे। बाल बच्चे थे नहीं, इसलिए रात को जल्दी सो जाते थे। यही वजह थी कि वे सुबह जल्दी उठ भी जाते थे। लेकिन उस दिन सुबह दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया तो पड़ोस में रहने वाले उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद पता लगाने के लिए उनके घर जा पहुंचे। वह यह देखकर हैरान रह गए कि बाहर ताला लगा है। इसकी वजह यह थी कि रामपाल कभी बाहर दरवाजे में ताला लगाते ही नहीं थे। वैसे तो वह जल्दी कहीं आते जाते नहीं थे। अगर कभी किसी के शादी ब्याह में जाना भी होता था तो घर द्वार सब भाई को ही सौंप कर जाते थे। अब तक 9 बज चुके थे। बिना बताए कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अगर गांव या खेतों की ओर कहीं गए होते तो अब तक आ गए होते। यह खबर सुनकर पूरा गांव रामपाल के घर के सामने इकट्ठा हो गया था। दरवाजे पर जो ताला लगा था वह एकदम नया था, इसलिए लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। रामपाल का घर सड़क के किनारे था। लोगों ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में डकैतों ने इनके घर धाबा बोलकर लूटपाट करने के साथ दोनों को खत्म कर दिया हो। यही सोचकर कुछ बुजुर्गों ने वहां खड़े लड़कों से कहा कि दरवाजे पर चढ़कर ऊपर लगी जाली से देखो तो अंदर कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। बुजुर्गों के कहने पर 2 लड़कों ने दरवाजे पर चढ़कर अंदर झांका तो उनके मुंह से चीख निकल गई। रामपाल और उनकी पत्नी मधु देवी की रक्त रंजित लाशें अलग अलग चारपाइयों पर पड़ी थीं। तुरंत क्षेत्रीय थाना नैनी को फोन द्वारा इस घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने के लगभग आधा घंटे बाद थाना नैनी के थाना प्रभारी रामदरस यादव सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने ताला तोड़वाकर दरवाजा खुलवाया। अंदर जाने पर पता चला कि बुजुर्ग दंपति की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। थाना प्रभारी ने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देकर लाश तथा घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डीआईजी एन रविंद्र और एसएसपी मोहित अग्रवाल, एसपी यमुना पाल, लल्लन राय, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट टीम के साथ वहां पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रेम कुमार भारती ने खून के धब्बों का नमूना उठाने के साथ वहां पड़े 2 पत्थरों से उंगलियों के निशान उठाए। उन पत्थरों पर खून लगा था। पुलिस का अंदाजा था कि पत्थरों से बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई थी। सारी औपचारिक कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। यह 14 जून 2023 की बात है। कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने मृतक रामपाल के बड़े भाई जमुना प्रसाद से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार रामपाल ने संतान थे। वह अपने काम से काम रखते थे। भाइयों में भी आपस में कोई झगड़ा झंझट नहीं था। हाँ, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लगता यही है कि लूट के लिए पति पत्नी को मारा गया है। रामपाल के परिवार वालों के अनुसार उनका मकान ही लगभग 20 लाख रुपए के आसपास था। इसके अलावा उनके पास कई बीघा जमीन थी जो करोड़ों रुपए की थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना 1 बीघा खेत 15 लाख रुपए में बेचा था। उनके पास लाखों के गहने भी थे, जबकि उनकी करोड़ों की इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं था। उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद का बेटा रवि जरूर उनकी तथा उनके खेतों की देखभाल के लिए उन्हीं के घर ज्यादा रहता था। दोनों भाइयों के घर अगल बगल ही थे, इसलिए रवि को चाचा चाची की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन रवि एक नंबर का नशेड़ी था। वह हमेशा स्मैक के नशे में डूबा रहता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और वह 3 बच्चों का बाप था। ये तीनों बच्चे उसकी दूसरी पत्नी रेखा तिवारी से थे। उसकी पहली पत्नी ने उसके नशेड़ेपने की वजह से ही तलाक ले लिया था। उसके बाद रामपाल की पत्नी यानी रवि की चाची मधु देवी ने उसकी शादी अपनी बहन की बेटी रेखा से करा दी थी। रेखा भी रवि के नशे से अजीज आ चुकी थी। यही वजह थी कि इधर वह बच्चों को लेकर करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रही थी। एक तो रवि नशेड़ी था, दूसरा करता धरता भी कुछ नहीं था।
इसके अलावा रामपाल के यहाँ रहने की वजह से उसे उनके घर के बारे में भी पूरी जानकारी थी, इसलिए पुलिस को पहले उसी पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे थाने लाकर हर तरह से पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में रवि निर्दोष साबित हुआ। हत्याएं लूटपाट के इरादे से की गई थीं, लेकिन घर का कोई सामान गायब हुआ हो ऐसा लग नहीं रहा था। अगर कुछ गायब हुआ भी था तो इसकी जानकारी रवि की पत्नी रेखा से ही मिल सकती थी, क्योंकि रामपाल और मधु देवी के अलावा उसके घर के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रेखा को ही थी। पुलिस रेखा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह सिर्फ क्रियाकर्म वाले दिन ही दिखाई दी थी, उसके बाद गायब हो गई थी। मामले के खुलासे के लिए एसपी यमुना पाल लल्लन राय ने सीओ राधेश्याम राम के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नैनी रामदरश यादव, एसआई वीपी तिवारी, हेड कांस्टेबल शशिकांत यादव, कांस्टेबल मोहम्मद खालिद, शिव बाबू आदि को लेकर एक टीम बनाई। इस टीम ने पहले तो अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। अपने इन्हीं मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि नशेड़ी पति के अत्याचार से परेशान रेखा के संबंध दनुहा के ही रहने वाले बब्बू पांडे से बन गए थे। रेखा इस समय कहाँ है? पुलिस टीम ने यह पता किया तो जानकारी मिली कि उसका मंझला बेटा लक्ष्य काफ़ी बीमार है, जिसे उसने इलाहाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर रखा है। उसके इलाज का सारा खर्च करछना का रहने वाला बब्बू पांडे का दोस्त रामबाबू पाल उठा रहा है। पुलिस का माथा ठनका। रेखा के बेटे का इलाज एक गैर आदमी क्यों करा रहा है? पुलिस ने जब इस बारे में पता किया तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार पति की प्रताड़ना और ससुराल वालों की उपेक्षा से रेखा पति और ससुराल वालों से दूर होती चली गई थी। उसी बीच गांव के ही रहने वाले बब्बू पांडे और उसके दोस्त रामबाबू पाल ने उससे सहानुभूति दिखाई तो दोनों से ही उसके घनिष्ठ संबंध बन गए थे। इन बातों से पुलिस को लगा कि इस हत्याकांड में कहीं रेखा और उससे सहानुभूति दिखाने वालों का हाथ तो नहीं। यह बात दिमाग में आते ही थाना नैनी पुलिस ने 18 जून की रात छापा मारकर बब्बू पांडे और रामबाबू पाल को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की जाने लगी। पहले तो दोनों कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि रामपाल तिवारी और उनकी पत्नी मधु देवी की हत्या उन्हीं लोगों ने रेखा की मदद से की थी। रामबाबू पाल ने रेखा से अपने अवैध संबंध होने की बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बू ने ऐसी कोई बात नहीं स्वीकार की, जबकि रेखा से उसके भी संबंध थे, क्योंकि उसी की वजह से रामबाबू पाल रेखा तक पहुंचा था। रेखा को रामबाबू पाल और बब्बू पांडे की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वह बच्चों को लेकर फरार हो गई, मगर जल्द ही पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह कहानी कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के जिला रीवा के चाकघाट के गांव मरवरा की रहने वाली रेखा का विवाह सन 2010 में उसकी सगी मौसी मधु देवी ने अपने जेठ जमुना प्रसाद के बेटे रवि से करा दिया था। रेखा विदा होकर ससुराल आई तो उसे जल्दी पता चल गया कि उसका पति हद दर्जे का नशेड़ी है। इसकी वजह यह थी कि निसंतान मधु देवी को रवि से सहानुभूति थी, इसलिए वह उसे ज़्यादातर अपने साथ रखती थी। रवि भी उन लोगों की हर तरह से देखभाल करता था। मधु देवी ने रेखा की शादी उससे यह सोचकर कराई थी कि रेखा अपनी है, इसलिए वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल ठीक से करेगी। लेकिन शादी के बाद मौसी को कोसने और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने के अलावा रेखा के पास कोई उपाय नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता रहा और रेखा अंश, लक्ष्य और सुख 3 बेटों की मां बने। 3 बेटों का बाप बनने के बाद भी रवि की नशे की आदत छूटने की बजाय बढ़ती ही गई। रेखा मना करती तो वह उसे जानवरों की तरह पीटता। रेखा के लिए एक परेशानी यह थी कि रवि उसके पास के पैसे भी छीन लेता था। शादी में मिले गहने तो उसने पहले ही नशे की भेंट चढ़ा दिए थे। पति के उत्पातों से अजीज आकर रेखा कभी कभी करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती थी।
वक्त ज़रूरत मौसी मधु भी मदद कर देती थी, लेकिन जिस तरह की मदद की उम्मीद रेखा उनसे करती थी वह भी नहीं करती थी। सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खींच लिए थे। इस तरह रेखा और उसके बच्चे उपेक्षित सा जीवन जी रहे थे। इसके लिए वह अपनी मौसी मधु को ही दोषी मानती थी। पति और ससुराल वालों से त्रस्त रेखा अक्सर करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ आती जाती रहती थी। इसी आने जाने में उसकी मुलाकात उसके बहनोई राजू पांडे तथा गांव के बब्बू पांडे के दोस्त राम बाबू पाल से हुई। राम बाबू पाल से रेखा ने अपनी परेशानी बताई तो वह रेखा से सहानुभूति दिखाने के साथ साथ वक्त ज़रूरत उसकी मदद भी करने लगा। इसी का नतीजा था कि दोनों के बीच संबंध बन गए। बब्बू की वजह से रेखा के संबंध राम बाबू पाल से बन गए। बब्बू राम बाबू का पक्का दोस्त था। यही नहीं, गांव का होने की वजह से बब्बू रेखा के घर भी आता जाता था और रवि का दोस्त होने की वजह से रेखा को भाभी कहता था। भले ही रेखा ने दोनों से मजबूरी में शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन संबंध तो बन ही गए थे। मई के अंतिम सप्ताह में रेखा का मंझला बेटा 7 साल का लक्ष्य अचानक बीमार पड़ा। रेखा ने मौसा रामपाल और मौसी मधु देवी से बच्चे की बीमारी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। झोला छाप डॉक्टर से दवा लाकर उसे दी जाती रही। फायदा होने की बजाय धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। रवि को बेटे की बीमारी से कोई मतलब नहीं था, वह स्मैक पिए पड़ा रहता था। रेखा ने देखा कि लक्ष्य की बीमारी को ससुराल में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो वह बेटों को लेकर अपनी बहन के यहाँ करछना चली गई। वहां उसने बेटे की बीमारी के बारे में रामबाबू को बताया तो एक पल गवाए बगैर वह उसे सीधे इलाहाबाद ले गया और एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने लक्ष्य को जो बीमारी बताई उसके इलाज पर लंबा खर्चा आने वाला था। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा रोने लगी। उसे रोता देख रामबाबू ने तड़प कर कहा, रेखा तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी होगा मैं लक्ष्य का इलाज कराऊंगा। रेखा जानती थी कि रामबाबू के पास भी उतने पैसे नहीं हैं जितने लक्ष्य के इलाज के लिए जरूरी हैं। रामबाबू की करछना बाजार में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। उसी की कमाई से किसी तरह घर का खर्च चलता था। यही सब सोचकर रेखा ने कहा, कहाँ से लाओगे इतने रुपए? यहाँ 10-20 हजार रुपए की बात नहीं है। डॉक्टर ने लाख रुपए से ऊपर का खर्च बताया है। सास ससुर के पास इतना पैसा है नहीं, पति बेकार ही है। जिनके पास पैसा है उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। रेखा मन छोटा मत करो। मेरे ख्याल से एक बार अपने मौसा मौसी से बात कर लो। पोते का मामला है, शायद वे इलाज के लिए पैसा दे ही दें। वे लोग बहुत कंजूस हैं, फूटी कौड़ी नहीं देंगे। रेखा ने कहा, फिर भी तुम कह रहे हो तो गांव जाकर जरूर कहूंगी। बेटे के लिए उनके पैरों पर गिर कर रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। इस पर भी उनका दिल न पसीजा तो क्या होगा? उसके बाद देखा जाएगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालूंगा ही। वैसे भी तुम्हारी मौसी के पास पैसों की कमी नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। कोई खाने वाला भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मना नहीं करेंगी, रामबाबू ने कहा। रामबाबू के कहने पर रेखा धनुआ जाकर रामपाल से मिली। उसने रोते हुए उनसे बेटे की बीमारी और इलाज पर आने वाले खर्च के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है, तुम अपने ससुर से क्यों नहीं कहती? मधु देवी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। रेखा को पता था कि उसके ससुर जमुना प्रसाद की माली हालत जर्जर है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। रेखा क्या करती? इलाहाबाद वापस आ गई। रेखा का उतरा चेहरा देखकर ही रामबाबू समझ गया कि उसके वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने वहां भेजकर तुम्हें बेकार ही परेशान किया। रामबाबू की बात सुनकर रेखा रोते हुए बोली, मेरे मौसा मौसी कंजूस ही नहीं बेरहम भी हैं। इतना पैसा जोड़ कर रखे हैं, न जाने किसे देंगे। कल को मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। उनकी कोई औलाद तो है नहीं, वे औलाद का दर्द क्या जाने।
पैसा उनका है, नहीं दे रहे तो कोई क्या ही कर सकता है। राम बाबू ने कहा, कर क्यों नहीं सकता? अगर तुम मेरा साथ दो तो उनकी सारी दौलत हमारी हो सकती है। लक्ष्य का इलाज भी हो जाएगा और मैं उस नशेड़ी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रेखा ने कहा, इसके लिए करना क्या होगा? हत्या। उन दोनों बूढ़ों की हत्या करनी होगी। आज नहीं तो कल उन्हें वैसे भी मरना है। क्यों ना यह शुभ काम हम लोग ही कर दें। बोलो, तुम मेरा साथ दे सकते हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ही क्या, इस नेक काम में बब्बू भी हमारा साथ दे सकता है। इसके एवज में उसे भी कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, बब्बू से बात कर लो। अब यह नेक काम हमें जल्दी ही कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों का ज्यादा दिनों तक जीना ठीक नहीं है। इस तरह के लोग इसी लायक होते हैं, रेखा ने कहा। राम बाबू ने फोन करके बब्बू को भी वहीं बुला लिया। इसके बाद तीनों ने बैठकर रामपाल और मधु देवी की हत्या करके उनके यहाँ लूटपाट की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत रेखा अपनी ससुराल जा पहुंची। रात में खा पीकर रामपाल और मधु गहरी नींद सो गए तो उसने फोन करके राम बाबू और बब्बू को बुला लिया। दरवाजा उसने पहले ही खोल दिया था। दोनों सावधानी पूर्वक अंदर पहुंचे और गहरी नींद सो रहे वृद्ध दंपति के ऊपर भारी भरकम पत्थर पटक कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद तीनों ने रुपए और गहने की तलाश में कमरों का एक एक सामान खंगाल डाला, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। राम बाबू और बब्बू रामपाल और मधु देवी की हत्या का पछतावा करते हुए भाग निकले। अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने रेखा, राम बाबू पाल और बब्बू पांडे के खिलाफ रामपाल और सुशीला देवी की हत्या का मुकदमा दर्ज करके 21 जून को इलाहाबाद की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी मोहित अग्रवाल ने 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।